स्वदेशी बहुत गहरा दर्शन है और ये ऐसा दर्शन है जो किसी भी देश को अपने पांव पे खड़ा कर सकता है। और इस दर्शन ने पिछले 200 वर्ष में दुनिया के कई देशों में ऐसे चमत्कार किए हैं कि वो देश आज दुनिया में सबसे बड़ी महाशक्ति बन गए हैं। मैं आपको नाम लेके कुछ उदाहरण से बताऊं। ये अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना हुआ दिखाई देता है आपको। ये स्वदेशी के दर्शन में से निकला हुआ देश है। अमेरिका ने बहुत लंबे समय तक अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया। जैसे हमारे देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी आंदोलन के प्रखर प्रवक्ता हैं, प्रखर दिशा निर्देशक हैं, अगर अंग्रेजी में कहें तो लीडर हैं। वैसे ही अमेरिका में स्वदेशी आंदोलन के एक बहुत प्रखर प्रवक्ता पैदा हुए थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। उन्होंने अपने पूरे देश को स्वदेशी की तरफ मोड़ दिया था। अमेरिका बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा था अंग्रेज़ों का, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नेताओं के कारण वो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ और स्वदेशी के रास्ते पर आगे बढ़ गया। और वो अमेरिका आज दुनिया की महाशक्ति बन गया। आप अगर हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि मात्र पिछले 200 वर्षों में अमेरिका दुनिया की महाशक्ति बन गया। 200 वर्ष पहले तक अमेरिका का कोई अस्तित्व नहीं था। आर्थिक दुनिया में, व्यापार की दुनिया में, उद्योग की दुनिया में, सुरक्षा व्यवस्था की दुनिया में, तकनीकी की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में कोई भी अमेरिका का नाम लेने वाला नहीं था आज से 200 साल पहले तक। एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। आज से लगभग 100 साल पहले तक जापान का कोई नाम लेवा नहीं था दुनिया में। जापान भी गुलाम रहा है दुनिया में कई देशों का। जापान जब अमेरिका का गुलाम था तब आपको मालूम है अमेरिका ने 2 एटम बम जापान पे गिरा दिए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में, और पूरे जापान को तोड़ दिया था अमेरिका ने, ध्वस्त कर दिया था। वो जापान पिछले 60 वर्षों में, 70 वर्षों में सारी दुनिया के सामने पूरी इज्जत और सम्मान से खड़ा है। अमेरिका के बाद दूसरा नाम अगर लिया जाता है दुनिया में तो वो जापान का नाम लिया जाता है। हमारा एक पड़ोसी देश है, उसका नाम है चीन। आपको मालूम है चीन भी एक समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। अंग्रेजों ने चीन पे भी कब्जा किया था और पूरे चीन के समाज को अंग्रेजों ने नशे में डुबो दिया था। चीन को खड़ा होने में बहुत समय लगा, लेकिन चीन खड़ा हुआ। 1949 तक अगर चीन के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि चीन भिखारी देश था। उनको खाना खाने के लिए जो चावल चाहिए वो उनके पास नहीं होता था। उनके उद्योग उनके पर्याप्त नहीं थे, व्यापार उनका अच्छा नहीं था 1949 तक। और 1949 माने आज से लगभग 60-61 साल पहले तक विदेशी कर्जे में डूबा हुआ था। पूरी तरह से ध्वस्त और अस्त व्यस्त देश था चीन। लेकिन चीन में एक बड़ा नेता पैदा हुआ। जैसे हमारे देश में मैं बार बार कहता हूँ परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी स्वदेशी की अलख जगा रहे हैं, ऐसे ही चीन में एक नेता पैदा हुआ। उसका नाम था माओ जेडोंग। उसने पूरे देश को स्वदेशी के रास्ते पे डाल दिया और चीन के लोगों के दिल दिमाग में स्वदेशी चिंतन, स्वदेशी दर्शन ऐसे भर दिया कि पूरा चीन पिछले 60 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और आज चीन पूरी दुनिया को अनाज खिला रहा है, पूरी दुनिया को भोजन करा रहा है। सारी दुनिया के बाज़ारों में 25% से ज़्यादा सामान चीन का भरा हुआ है। तो ये सभी देश दुनिया में अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि वो ताकत से खड़े हुए, स्वावलंबन के साथ और स्वदेशी के आधार पर। इतने सारे देश अगर स्वदेशी के आधार पर दुनिया भर में खड़े हो सकते हैं और महाशक्ति बन सकते हैं, तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर आप विदेशियों पर निर्भर हैं, परावलंबी हैं, तो आप दुनिया में कभी कोई ताकत हासिल नहीं कर सकते। आपके दोनों हाथों के नीचे कोई विदेशी बैसाखी लगी हुई है, जिस दिन उसने किसी ने हटा ली वो बैसाखी, आप तो गिर जाएंगे। तो विदेशी बैसाखियों पर,
परावलंबी होके, विदेशी चिंतन से, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं की नीतियों की नकल से कोई देश कभी आगे नहीं आता। हर देश को आगे आने के लिए स्वदेशी का चिंतन, स्वदेशी का मनन और स्वदेशी का अनुपालन करना पड़ता है अपने जीवन में। तो भारत को हम महाशक्ति बनाना चाहते हैं, ये हमारा संकल्प है। भारत स्वाभिमान जो गठित हुआ है उसके कई संकल्प हैं, उनमें से सबसे बड़ा संकल्प है कि भारत माता को विश्वगुरु बनाना है, विश्व के सर्वोच्च पद पर स्थापित करना है और हमारे देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है। तो उस दुनिया का सिरमौर अगर भारत बनेगा, विश्व में सर्वोच्च महाशक्ति भारत बनेगा, तो ये भी स्वदेशी के ताकत से बनेगा, स्वावलंबन की ताकत से बनेगा। इस दृष्टि से मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं थोड़ी पुरानी बात करके अपनी आज की बात कहूँगा। पुरानी बात माने हमारे इतिहास की बात थोड़ी देर में करूँ कि भारत कभी दुनिया में विश्व की महाशक्ति था, विश्व का सिरमौर था, ये हमारे दस्तावेज बताते हैं। अंग्रेजों के आने के समय तक और अंग्रेजों के आने के पहले तक ये देश सारी दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति था, महाशक्ति था। हमें तो इतिहास में ये बताया गया कि भारत हमेशा से कमज़ोर देश था, भिखारी देश था, गरीब देश था, सपेरों का देश था, लुटेरों का देश था, डकैतों का देश था, पूरा आकंठ दरिद्रता में डूबा हुआ देश था। ये तो अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत का विकास कर दिया। तो हम अंग्रेजों को इस दृष्टि से देखने लगे और अंग्रेजों ने ये इतिहास हमारा हमको बनाकर पढ़ा दिया और दुर्भाग्य से ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग उसी इतिहास को मानने लगे। अंग्रेजों ने भारत के बारे में जो कहा भारत की इतिहास की किताबों में, उसके बिल्कुल उलट उन्होंने कहा भारत के बारे में इंग्लैंड की इतिहास की किताबों में। ये दो अंग्रेज नहीं कह रहे हैं, 200 से ज़्यादा अंग्रेज इतिहासकार ये कह रहे हैं अपनी अपनी इतिहास की किताबों में और दस्तावेजों में कि भारत के घरों में सोने के सिक्कों का ढेर ऐसे रहता है जैसे गेहूं और चने का ढेर रहता है, क्योंकि समृद्धि और संपत्ति बहुत है। तो ऐसा देश भारत रहा, सोने का देश, चांदी का देश, हीरे जवाहरात का देश, मोती माणिक पन्नों का देश। इसलिए सारी दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी रहीं और इसलिए भारत के बारे में अंग्रेजों ने एक उपमा दी कि ये सोने की चिड़िया है, ये सोने की चिड़िया है। तो ये सोने की चिड़िया मतलब सोने से भरपूर, चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक से भरपूर देश रहा। ऐसा देश था। अगर ऐसा देश था तो संपूर्ण स्वदेशी और स्वावलंबी ही रहा होगा, उसके अलावा ये देश बन नहीं सकता ऐसा। तो उसकी खोज जब हम लोग करते हैं आजकल और आगे भी करते रहेंगे तो पता चल रहा है कि इतना स्वदेशी और स्वावलंबन इस देश में रग रग में भरा हुआ था कि ये देश अद्भुत बना। अब मैं मूल बात पे आ रहा हूँ कि भारत का ये जो स्वावलंबन और स्वदेशीपन था ये आया कहाँ से? तो ये आया हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में से। अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था को दो हिस्सों में बांटकर अगर हम देखें तो एक थी नगरीय अर्थव्यवस्था और एक थी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो मूल में थी और नगर की जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित हुआ करती थी। मतलब सीधे शब्दों में कहूँ तो गांव हमारे संपूर्ण स्वावलंबी हुआ करते थे और नगर हमारे गांव के ऊपर निर्भर हुआ करते थे। मतलब सीधा सा ये है कि गांव में उत्पादन होता था और नगर में जाकर वो बिका करता था। नगरों में व्यापार होता था और गांव में उत्पादन होता था। हमारी अर्थव्यवस्था जो थी वो थोड़े हिस्से में नगर की अर्थव्यवस्था थी और बड़े हिस्से में ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। हर स्तर पर यह देश स्वावलंबी हो सकता है क्योंकि भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने इस देश को इतना दिया है, दिल खोल कर दिया है, जी खोल कर दिया है। बस वो दिखाई देना चाहिए और उसका सही नियोजन करने की बुद्धि और क्षमता हम में आनी चाहिए और उसके हिसाब से तकनीकी और विज्ञान का विकास हमें करना है और वैसे संकल्पवान लोगों को खड़ा करना है जो इस काम को कर सकें। तो आप सभी वो संकल्पवान लोग हैं जो आने वाले समय में इस देश में खड़े होंगे और शायद भारत स्वाभिमान ही इस काम में अगुवाई करेगा, लीडरशिप लेगा और भारत देश को जो भी ज़रूरत की तकनीकी है, जो भी ज़रूरत के संसाधन है, उसको उपलब्ध कराने में, नीतियां बदलवाने में, कानून बदलवाने में और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हमारी भूमिका सबसे अग्रणी होने वाली है।
इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को आप जिस दिन महसूस करना शुरू कर लेंगे उसी दिन ये हो जाना शुरू हो जाएगी। मेरी एक छोटी सी बात को हमेशा याद रखिएगा, कोई भी काम दुनिया में असंभव नहीं होता, करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है महत्व इस बात का होता है। आपका संकल्प जिस दिन बड़ा हो जाएगा, अपने से बड़ा, परिवार से बड़ा, गांव से बड़ा, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जिस दिन आप संकल्प करना शुरू कर देंगे, हर काम हमारे लिए सामान्य काम हो जाएगा, मामूली काम हो जाएगा, जिसको हम आसानी से कर पाएंगे। यही भावना के साथ आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से सब लोगों में भारत स्वाभिमान की ज्योति जले, हर दिल में यह प्रकाश पैदा हो जाए और सारा देश इकट्ठा होकर देश के स्वावलंबन को बढ़ाए, स्वदेशी के मार्ग पर चलकर, और हम इस काम में सफलता पाएं, ऐसी ईश्वर से कामना के साथ आभार। बहुत धन्यवाद।